अभी पिछले दिनों ही आप जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे से लौटे हैं, जहां पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ का जनरल काउंसिल वहां पर कुछ कार्यक्रम चल रहा था। तो उसमें शिरकत करने के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से आप भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वहां पे गए थे। जी। आप अपना अनुभव इसके बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। देखिए, अभी हरारे में जो वहाँ का जानू पीएफ यूथ लीग है उसने होस्ट किया था, और वर्ल्ड फेडरेशन का जनरल महाधिवेशन कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो जनरल काउंसिल कमेटी बनी थी उसकी पहली बैठक आपको हरारे में रखी गई थी, जनरल काउंसिल की बैठक। उसमें वही कंट्री और वही संगठन पार्टिसिपेट किया जो उस जनरल काउंसिल के मेंबर थे। तो इंडिया की ओर से एवाईएफ जो है वो जनरल काउंसिल का मेंबर है, और एवाईएफ को चूँकि इन्विटेशन मिला था उस नाते मैं एज ए प्रेसिडेंट अखिल भारतीय नौजवान सभा एवाईएफ का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ गया था। मेरे साथ एक महाराष्ट्र के एक साथी स्टेट सेक्रेटरी हैं गिरीश पांडे, वो भी गए थे मेरे साथ, और हम लोग वहाँ जाकर के इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया और जनरल काउंसिल की मीटिंग में जो एजेंडा था वहाँ का उस पर डिस्कशन किए, भाग लिया। अभी आप जो वहां से सम्मेलन से लौट करके आए, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया कि अगर मैं इस सम्मेलन में नहीं जा पाता तो शायद पता नहीं क्या मैं वहां पर खोता? आपने वहां पर क्या कुछ पाया, ऐसा आपको लगा? क्या पाया आपने वहां? देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन डेमोक्रेटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाने के बाद पूरी दुनिया को एक जगह बैठ करके जानने का बहुत आसान, इंटरनेट वगैरह बहुत सारा माध्यम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का लीडरशिप, वहाँ का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हर देश से पार्टिसिपेट करता है, और साथ ही साथ उसके साथ इंटरनल डिस्कशन से ही पूरे दुनिया को आपको जानने का और स्टडी करने का आपको मौका मिलता है। और ख़ास तौर से जब किसी कंट्री में जाकर के जब आप मीटिंग में शामिल होते हैं तो वहाँ के देश को भी, वहाँ के लोगों को भी नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। जैसे हम लोग जिम्बाब्वे जब हरारे गए तो एक तो उन लोगों का जो होस्टिंग था, जो उन लोगों का जो तरीका था वो बहुत ही हम लोगों को खुशी महसूस हुई। एक जानने का मैंने वो मिला कि कैसे एक देश जब रिप्रेजेंट करता है तो दूसरे देश वालों को किस तरह से खातिर करता है, किस तरह से उसकी तैयारी कर सकता है। साथ ही साथ हम लोगों को मीटिंग के बाद जब उन लोगों ने अपने देश के जो आज़ादी के टाइम में जो लोगों ने लड़ाई लड़ा था, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने में लीडरशिप लिया, उन लोगों के बारे में बताया, उन लोगों के जाकर के दिखलाया। साथ ही साथ जिम्बाब्वे जो प्रोग्रेस कर रहा है या जिम्बाब्वे में क्या क्या चल रहा है, क्या खास है, उसको दिखाने की कोशिश की। उसमें दो चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो ये कि अपने वहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, साथ साथ उनको खाद्यान्न पदार्थों में समृद्ध करने के लिए, वहाँ के लोगों को भोजन की व्यवस्था मिल सके, उसके लिए वो लोग कृषि को बढ़ावा बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। और हमने देखा कि बड़े पैमाने पे बड़ा हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे प्लॉट होते हैं 1 एकड़ के 2 एकड़ के, वहाँ इस तरह से नहीं, वहाँ खेती को बड़े पैमाने पे 1000 एकड़ में, 200 एकड़ में, 500 एकड़ में, इस तरह से करके बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। और एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में है, जो मशीनरी है, उसका इक्विपमेंट्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको प्रॉफिटेबल हो सके। और बड़े पैमाने पर वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। एक देखने की चीज़ थी। और दूसरा ये था कि वहाँ जो देश आज से 30 से 32 साल पहले 1980 में आज़ाद हुआ हो, अंग्रेज़ हुकूमत का शासन था, उससे लड़ाई लड़ने के बाद जब वो आज़ाद हुआ, इस 30 से 32 सालों में के अंदर उसने अपने वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को 100% आपको साक्षर करने में कामयाब हुआ। ये अपने आप में देखने का चीज़ है। जबकि हम मान सकते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद आज 65 साल हो गया, लेकिन हम अभी तक 50% भी हिंदुस्तान की आबादी को साक्षर नहीं कर पाए हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम किस तरह से अपना पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम कहाँ पिछड़ापन है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो यहाँ के सरकार को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जिम्बाब्वे जैसा छोटा कंट्री जब अपने लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए कृषि का सही इस्तेमाल कर सकता है और वहाँ बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार दिला सकता है, अपने लोगों को 100% साक्षर कर सकता है, तो हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है जो हम उसको पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इस और गंभीरतापूर्वक सोचे। और हमको कितना समय लगेगा, हमारे लिए प्रश्न है कि हम 60, 64, 65 साल के आज़ादी के बाद भी हमको सिर्फ 50% लोगों को साक्षर देने में कामयाब हुए हैं, और 50% लोग अभी भी जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, उन लोगों को पढ़ा लिखाने में 100% साक्षर कब होंगे, एक मिशन के तौर पर लेना चाहिए। और ये हमारे लिए एक टारगेट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, और इस ओर हम लोगों को हमारी पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि हम इस ओर बढ़ सकें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एक सवाल है आप तक सर कि आज के
युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस सम्मेलन के खत्म होने के बाद? हम युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि हम देश के भविष्य हैं, दुनिया के भविष्य हैं। हमको अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए कि हमारा भविष्य किस में हमारा भविष्य किस चीज़ में है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को साक्षरता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि वो साक्षर हो सके, ताकि दुनिया को और देश दुनिया में घटना क्या घट रही है उसको समझ सके, जान सके। आजकल बहुत हाई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है और ये ऐसा इंटरनेट ने क्रांति लाया है जो हर चीज़ एक बंद रूम में आपको उपलब्ध है। जो दुनिया में कुछ भी घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको आप जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और तभी आप पढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं अपनी भविष्य के लिए। एक विरोधाभास रखने वाला सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी अगर एजुकेशन की तरफ जाती है तो वो गांव से उनका पलायन हो जाता है, और अगर गांव से पलायन होता है तो फिर खेती की ओर वो कैसे उनका रुख मोड़ सकते हैं? इसमें सरकार को क्या करना चाहिए ताकि उनका खेती की ओर रहे? क्योंकि सरकार कृषि को यहाँ बढ़ावा नहीं दे रही है। यहाँ उद्योग को आपको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर कुछ कर रही है, लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा यहाँ नहीं देना चाहती है। और इसीलिए जो कृषि योग्य जमीन है उसको उद्योग की घराने को, इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए दे दिया जा रहा है, ना कि जबकि कृषि का जो जमीन है उसको सही मानों में कृषि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दो फायदा हो सकता है कि हम अपने लोगों को रोजगार दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, पलायन रोक सकते हैं। जो गांव के लोगों का, हमारा 80% आज भी 70% जो लोग हैं आज भी गांव में रहते हैं, उनका पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि हम कितने बड़े पैमाने पे कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा दें और उसका वहां पे रोजगार नौजवान तलाश करें। और साथ ही साथ जब वहां से कोई चीज पैदा होती है तो उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराए। इन दोनों चीज की जब तक व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक पलायन नहीं रुकेगा। इसीलिए जरूरी है कि सरकार को अपनी इस बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए अगर कोई जगह है तो वो है कृषि, जिसके साथ साथ हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। हम इतना पैदा कर सकते हैं कि हम अपने लोगों को भी वो खाद मुहैया हो सके। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग खाते खाते मरें, कुछ लोग भूखे मरें। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को रोजगार भी दिलाएं, साथ साथ वैसे लोग जो भूखे रह जा रहे हैं, जिनको खाना पीने का उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको खाद भी उपलब्ध हो सकता है सस्ते दामों पर। और साथ साथ अगर हमारे पास सरप्लस होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको बाहर का आपको करेंसी हमारा उपलब्ध हो सकता है, जो देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा आर्थिक इसके लिए। आफ्ताब साहब, आप हमारे बेरमो ऑनलाइन के कार्यालय में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको मौका दिया ताकि हम अपनी बात बेरमो ऑनलाइन के माध्यम से पूरा देश, दुनिया के नौजवानों को, साथ साथ सरकार को बता सके कि हमको क्या करना चाहिए और हमको किस तरह से आज की परिस्थिति में लड़ना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद।